क्लास 12 वाले बच्चे फिजिक्स में जिन जिन बच्चों का साइंस में फिजिक्स है उनका 10 को मैं फिजिक्स का लघुत्तरीय इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं। और याद रखिएगा यहां से नहीं भी आपका क्वेश्चन लड़ने का चांसेस बनेगा इन 10 में, तो 15 नंबर का यानी 10 नंबर का ऐसे लॉन्ग आपका ये लड़ेगा आप 5 को यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका लड़ेगा, यानी टोटल अगर नंबर में यहाँ से ऐड करना चाहूँ तो टोटल 15 अंक यहाँ से आपका आसानी से लड़ जाएंगे। इसलिए क्लास 12 वाले बच्चे जिन जिन बच्चों का फिजिक्स है ये इस वीडियो को जरूर देखेंगे और ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। अपने भाषा में लिखा गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भौतिकी का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न आपका है तलीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, और देता है कि इसका अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक भी लिखे चाहे इसका एसआई मात्रक लिखे। अब इसका दूसरा भी नाम है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व भी किसे कहते हैं, तो पूछेगा तलीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। देखिए किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को तलीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए यहाँ पर कोई पृष्ठ है और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल, एक का मतलब क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तलीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को तलीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा यानी इसका नाम होगा स्मॉल सिग्मा। स्मॉल सिग्मा से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। स्मॉल सिग्मा का सूत्र हो जाएगा Q/A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसी को क्या बोलते हैं, तलीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको आगे में बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो इसका ऐसे मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आवेश का कूलम आई प्रति है, ये आपका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका ऐसे मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या प्रश्न है बाबू दुसार का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा बोला है आवेश के 2 मूल गुण लिखे, तो आवेश के 3-4 मूल गुण होते हैं। ठीक है ना, मैं आपको 2 ही बता रहा हूँ। आवेश के 2 मूल गुण इस प्रकार है, आवेश सुरक्षित होता है, आवेश योगात्मक होते हैं और आवेश का क्वांटमिक संभव है। 2-3 लिख दिए, मतलब आवेश सुरक्षित होता है, आवेश को जोड़ भी सकते हैं, आवेश को काट कपट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मूल गुण मैंने आपको बता दिया, इसमें 2 ही आप लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए जरा सा आप, क्या दिया है तीसरा प्रश्न, कितना इंपॉर्टेंट है ये तीसरा प्रश्न। बोला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है और इसका एसआई मात्रक भी आपको लिखना है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब 2 आवेशों के बीच जो अल्प दूरी होता है उसको तो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश है, विद्युत द्विध्रुव आपका होगा। ठीक है ना, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही निकट स्थित मतलब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को लोग सिर्फ विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन विद्युत द्विध्रुव का मात्र एक आवेश और दोनों आवेश के जो बीच की दूरी है उनका गुणनफल कर देंगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। कैसे, देखिए विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, यानी P = Q × 2L, यानी विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश उठाना है Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना हो गया, 2L हो गया, तो आवेश और बीच की दूरी 2L, दोनों का गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी विद्युत द्विध्रुव का मात्र एक आवेश कोई भी उठाना प्लस या माइनस, कोई एक आवेश, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चित्र से आप समझ गए होंगे। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम मीटर होता है। कई बार पूछता भी एसआई मात्रक, तो पूछे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न था। अभी चौथा प्रश्न देखते हैं, इसमें 10 को मैंने बताया कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर चलेंगे। देखिए चौथा प्रश्न आपके क्या है बाबू, चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी पृष्ठ से मतलब काल्पनिक पृष्ठ से जिसको कल्पना की गई है, तो काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया है कि देख सकते हैं क्या लिखा हुआ बाबू, ध्यान से देखिए इसको, एकदम सिंपल नॉर्मल भाषा में इसको लिखा हूं कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई काल्पनिक पृष्ठ है उनसे गुजरने वाला कि जितना भी क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से, इसको क्या बोले, फाई से सूचित करते हैं। तो फाई का सूत्र हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का डिब्बा E.dA, ये लिख सकते हैं, ये भी सूत्र होता है। ठीक है ना, EDA cos थीटा भी होता है, डॉट हटाएंगे तब cos थीटा जुड़ जाता है। ठीक है बाबू, देखो इसका एसआई मात्रक क्या बोलेंगे, इसके अनुसार चलेंगे तो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ई आपका है, तो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कैसे मतलब न्यूटन प्रति कूलम होता है, और डीए मतलब क्षेत्रफल कैसे मतलब क्या, मीटर स्क्वायर, तो इसके अनुसार न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर भी होता है, और जो विद्युत फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि भी होता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। आगे देखिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए पांचवा प्रश्न बोला है स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है।
इसके एक जीवनोपयोगी उपयोग लिखना है। देखिए किसी भी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अगर बचा लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम अभी किसी खुले मैदान में खड़े हैं, वहाँ पर बिजली चमक रही है, तो उस बिजली से अपने आप को बचा लिए तो स्थिर विद्युत परीक्षण हो गया, ठीक है ना। तो वही है कि किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। इसका उपयोग भी लिखना था तो लिख सकते हैं, इसका उपयोग यंत्रों को बाहरी आवारा विद्युत क्षेत्र से बचाव में किया जाता है, यानी बाहरी कोई विद्युत क्षेत्र है तो उससे बचाने के लिए इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए छठा प्रश्न देखते हैं बाबू। छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, छठा प्रश्न क्या बोला है? छठा प्रश्न बोल रहा है कि विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखे। क्या है? विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को। तो किरचॉफ के दोनों नियम इस प्रकार है। पहला नियम कि किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है, यानी धाराओं का योग शून्य होता है, पहला ये नियम कहता है। और ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो पूछता भी है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसका पालन करता है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम किसका पालन करता है? तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, सिग्मा आई बराबर 0। इसका मतलब कि धाराओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा इसका नियम क्या कहता है बाबू? दूसरा इसका नियम कहता है, नहीं किरचॉफ का दूसरा नियम है कि किसी बंद पृष्ठ में चाहे किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजीय योग उसमें उस परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जो परिपथ में धारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है इसके गुणनफल का बीजीय योग, जहां भी सिग्मा लग जाएगा तो उसका मतलब सभी का जोड़, यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजीय योग और उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसका सीधा सही मतलब होगा, यानी किसी भी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात बोल सकता है सिग्मा ई, ईएमएफ बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी, यानी विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा कैपिटल सिग्मा आई आर, ठीक है ना। आगे देखिए ये दो नियम थे किरचॉफ के। अगला प्रश्न आपका क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको ध्यान से भी आप समझिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या, सातवां प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए बोला कार्बन कलर कोड क्या है? कार्बन कलर कोड क्या है? कार्बन कलर कोड क्या है? बोल सकते वह कोड जो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध को ऊपर बनी रंगीन पट्टियों द्वारा सूचित करता है उसे कार्बन कलर कोड कहते हैं। देखिए यही कार्बन कलर कोड का चित्र है। अब आप सोचे होंगे सर ये कौन सा कार्बन कलर कोड का चित्र है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए, अभी समझ में आ जाएगी। देखिए कहने का मतलब है कि जो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध को एक रंगीन पट्टियों द्वारा सूचित करता है। हाय देखिए ये सब जो है ना, ये सब प्रतिरोध को सूचित करने का काम कर रहा है। तो रंगीन पट्टियों के माध्यम से जब हम लोग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध को सूचित करते हैं तो इस प्रकार के कोड को हम लोग कार्बन कलर कोड कहते हैं। सिंपल सा भाषा है कि वह कोड जो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध को ऊपर बनी रंगीन पट्टियों द्वारा सूचित किया जाता है उसे ही कार्बन कलर कोड कहते हैं। देखिए इसमें 4 पट्टियां होती है। कितनी? 1 2 3 4 4 पट्टियां होती है जो क्रमशः दहाई, इकाई, इसके घात और अशुद्धि के प्रयास को डिपेंड करता है। देखो ये दहाई, ये इकाई और ये आपका हो जाएगा घाट वाला और ये हो जाएगा अशुद्धि के प्रयास को दिखाने का काम करेगा। तो कार्बन कलर कोड में कितने पट्टियां होती है? 4 पट्टियां होती है, ठीक है ना। तो जब किसी पट्टी के माध्यम से चाहे रंगीन पट्टियों के माध्यम से जब प्रतिरोधों को सूचित करते हैं तो उस तरह के कोड को हम लोग कार्बन कलर कोड कहते हैं। तो ये 7वां इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं, 8वां देखते हैं। मैंने बता दिया था कि 10 गो लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा, 10 गो इंपॉर्टेंट कम से कम प्रश्न कराऊंगा। देखिए बाबू 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न क्या है? बोला अति चालकता को परिभाषित करें और इसके 2 उपयोग लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अति चालकता को परिभाषित करना है। तो लिख सकते हैं कुछ पदार्थों में निम्न ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाना ही अति चालकता कहलाती है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ है जो निम्न ताप पर, निम्न टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य हो जाती है। और याद रखिए प्रतिरोधकता का ऐसे जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है बाबू? प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? ओम मीटर होते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ पदार्थों में निम्न ताप पर प्रतिरोधकता का शून्य हो जाना ही अति चालकता कहलाती है। इसके 2 उपयोग इस प्रकार है। बिना क्षय के विद्युत संचार में, विद्युत ऊर्जा संचार में, दूसरा का उच्च चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित अभियांत्रिकी में भी हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो अति चालकता का 2 प्रयोग है। अगर देखिए 9वां और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। 9वां और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायो-सेवार्ट के नियम को लिखना है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर मैं नॉर्मली आपको समझा दूंगा। बायो-सेवार्ट के नियम को लिखना है। तो बोल सकते हैं बायो-सेवार्ट ने चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक गणितीय व्यंजक दिया था। बायो-सेवार्ट जो थे वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित क्या किए? गणितीय व्यंजक दिए और उसे ही हम लोग बोलते हैं बायो-सेवार्ट का नियम कहते हैं। अब बायो-सेवार्ट के नियम के कुछ चरण है। इस नियम के निम्न चरण इस प्रकार है। कौन कौन सा चरण है उसको ध्यान से देखिए। बायो-सेवार्ट के कौन कौन से चरण है बाबू? पहला चरण उसका क्या है?
बायोसेवर्ट के नियम का पहला चरण है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है, डीबी समानुपाती आई। दूसरा चरण है चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डीएल के समानुपाती होता है, डीबी समानुपाती डीएल। और तीसरा चरण होता है चुंबकीय क्षेत्र बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी डीबी समानुपाती 1/r का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा का भी समानुपाती होता है, तो डीबी समानुपाती साइन थीटा। यानी ये 4 चरण है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा का समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डीएल के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र 1/r के स्क्वायर का समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा का समानुपात है, ठीक है ना। अगर इन चारों को आप मिलाएंगे तो एलएचएस सबका सेम है, याद रखिएगा, तो आरएचएस सब ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं इस प्रकार अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार है डीबी समानुपाती हो जाएगा। कौन कौन सा देख सकते हैं, आइडियल साइन थीटा बटा में ये चलेगा आर स्क्वायर, क्योंकि 1/r स्क्वायर का समानुपाती था, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे ही समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा के, ठीक है ना। उस के का मान μ0/4 रखेंगे तो आपका डीबी बराबर सूत्र बन जाएगा μ0/4 और ये जो कहते रहेगा आइडियल साइन थीटा बटा आर का स्क्वायर। तो ये आपका बायोसेवर्ट का नियम है और ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इन सभी का जाकर आप रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा बाबू, नहीं तो दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है। अब चलिए, अब एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और ये अंतिम प्रश्न आपका हो गया। अंतिम प्रश्न बोला है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चाहे चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इस पर ध्यान देना है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के एक बिंदु पर एक ही दिशाएं होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अगर काटेगा तो मात्र इसकी एक ही दिशाएं होती है। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर 2 दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। अगर 2 क्षेत्र रेखाएं काट रही है तो कटान बिंदु पर कितने 2 दिशाएं होंगी, देख सकते हैं, काटा हुआ एक इधर और एक इधर, 2 दिशाएं होंगी, ये जबकि असंभव है, जबकि काटने पर मात्र एक ही दिशा होनी चाहिए। इसलिए 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। एकदम नॉर्मल सी भाषा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र के एक बिंदु पर केवल एक दिशा होंगी। यदि 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर 2 दिशाएं होगी, जो कि क्या है, असंभव है, ठीक है। कटान बिंदु पर 2 दिशाएं नहीं होनी चाहिए, मात्र एक ही दिशाएं होनी चाहिए, जबकि 2 दिशाएं यहाँ पर निकल जाती है। इसलिए 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको फिजिक्स के 10 को इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए बाबू, 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए। तब आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम इन प्रश्नों का जो है ना, इन प्रश्नों का नोट्स बनाए, इनका पीडीएफ ले लें, ठीक है ना। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपना नंबर देता हूँ, देख लीजिए, 76 450 29 149। इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। बस इस नंबर पर कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैंने फिजिक्स का क्या किया, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिया और इसी प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हर चैप्टर का मैं कराऊंगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा। और एक बात कहना चाहूँगा, अपने दोस्तों के पास कुछ वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हमें इतना लिखने के लिए, इतना सोचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो एक आपका लाइक, कमेंट, शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद।